नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। गुड इवनिंग बच्चों। आज बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से लिखना। कॉपी और पेन ले करके बैठिए। आप सब गलती क्या करते हैं कि कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठते हैं और बोलते हैं सर समझ में नहीं आ रही है। ऐसा होता ही नहीं है बच्चों। कॉपी और पेन लेकर के नहीं बैठोगे तो समझ में तो आएगा कैसे। ये पढ़ाई है बेटा। किसी चीज को ग्रहण करने वाली बात आती है, दिमाग में डालने वाली बात आती है। तो भाई कोई कहानी नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है। हाँ, पढ़ाई को मनोरंजन के लायक बना देना अलग बात है, मनोरंजन कर लेना अलग बात है। पर यार इंटरटेनमेंट की तरह मत पढ़िए इसको। आप इसे ग्रहण करिए और आने वाले भविष्य में इनकी उपयोगिताओं के साथ, यानी परीक्षा अच्छे नंबर से आए, आगे की जिंदगी में ये काम आए, इन सब के लिए आपको पढ़ाई को ग्रहण करना पड़ेगा, अंतर्ग्रहण करना पड़ेगा। जैसा मैं बताऊंगा उसे आप समझते भी जाना है, लिखते भी जाना है और याद भी रखते जाना है। जहां पर कॉन्सेप्ट की बात आती है, उस कॉन्सेप्ट को समझना है और उस कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हुए हम और भी नए प्रश्नों को हल करने की ताकत हासिल करते जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज क्या है। आज है एल्डिहाइड कीटोन। कार्बोक्सिलिक अम्ल में से एल्डिहाइड कीटोन चल रहा है और एल्डिहाइड कीटोन का हम भौतिक गुण देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद रासायनिक गुण। भौतिक गुण में याद रखने पड़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन रासायनिक गुण में हम रासायनिक अभिक्रियाओं को करेंगे। तो चलिए लास्ट तक बने रहना है और मेरे साथ चलिए। चैट का जवाब बीच में दूंगा, क्लास खराब हो जाएगा, इसलिए आप चैट करना है, जितना करना है करिए, लास्ट में जवाब दूंगा। और दूसरा कि आप इधर उधर की बातों में मत जाना, एक दूसरे की बातों को सुनना नहीं, चैट बंद कर दो, सबसे अच्छा काम है। पढ़ाई पढ़ाई होती है। जब कोई टीचर पढ़ा रहे होते हैं क्लास में तो बच्चा बीच में इधर उधर की बात नहीं करता, वो क्लास खराब हो जाता है। आप मत करिए क्लास खराब, क्योंकि जिन लोगों को आप जानते ही नहीं हो वो आपको क्या हेल्प करेगा या क्या आपका बिगाड़ सकेगा। इसलिए चैट में एक दूसरे के साथ इस तरह का करेंगे तो हो सकता है आपकी भविष्य बर्बाद हो सकती है, आपकी समझ खराब हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन का रासायनिक गुण, लेकिन उससे पहले उनके भौतिक गुणों के बारे में बात करते हैं। भौतिक गुण मतलब वो उसका अवस्था क्या है, रंग क्या है, गंध क्या है, जलाने पर जलता है कि नहीं, ये बहुत सारी चीजें आती हैं। उसका कथनांक क्या है, गलनांक क्या है, यही होता है इसमें। तो चले शुरुआत करते हैं। भौतिक गुण, तो सबसे पहली बात बता दें, एल्डिहाइड जो निम्नतर एल्डिहाइड है, यानी जिसमें कार्बन की संख्या कम है, वो उसका गंध देखिए तीक्ष्ण गंध युक्त होता है, यानी गंध जो है एकदम तेज गंध होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। मतलब एक तरह से देखा जाए कि आपको परेशान करने वाला गंध होगा। लेकिन दूसरी बात कहते हैं कि ये द्रव होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि कीटोन देखेंगे तो सुगंधित द्रव होता है। अब कीटोन में एसीटोन की बात करूंगा। आप नेल पॉलिश का उपयोग करते हो, नेल पॉलिश की खुशबू आपको अच्छी लगती होगी। आप हो सकता है बहुत तेज सूंघ तो खराब लगता है। तो जो नेल पॉलिश की गंध होती है वो एसीटोन का होता है, यानी कीटोन का होता है, सुगंधित होता है। इसी तरह से हम दूसरी बात कर दें कि एल्डिहाइड जो होता है गैसीय प्रकृति का होता है, पर पानी में घुल जाता है, तो वो फॉर्मेलिन के रूप में हमारे पास द्रव के फॉर्म में मिलेगा। यानी फॉर्मेल्डिहाइड गैसीय होगा, जबकि आपका जो एल्डिहाइड है या मतलब दूसरे एल्डिहाइड है तो वो द्रव अवस्था में आ जाएगा, उसे उच्च में। निम्न कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि छोटे जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं सभी जल में विलय होते हैं, परंतु जिसमें जो उच्च कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो जल में अविलय होते हैं। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है। तो ये कैसा होता है, जल में विलय है क्योंकि कार्बोनिल समूह में ध्रुवीय गुण पाई जाती है। अब इस बात को थोड़ा सा मैं यहां पर ले लूं कि कार्बोनिल समूह, कार्बन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ये समूह होता है। ये भाग आंशिक रूप से माइनस, ये भाग आंशिक रूप से प्लस होता है। इस आधार पर जल में जुड़ने लग जाता है और एक बंधन क्रिएट हो जाता है। उच्च सहसंयोजक लक्षण के कारण ये कार्बोनिल यौगिक जल में, अच्छा अब यहां पर उच्च जो यौगिक है, उच्च कार्बोनिल यौगिक जो होगा वो कैसा होगा, सहसंयोजक लक्षण के कारण वो
जल में अविलेय होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बड़ी हो जाती है, तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बड़े होने से उसमें हाइड्रोफोबिक गुण आ जाता है, और हाइड्रोफोबिक गुण का मतलब होता है जल से दूर जाने वाला गुण। इसी कारण से यह जल में अविलेय होता है। नोट करते जाएंगे बच्चों ना, अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो उसे आप नोट करें, रोक के वीडियो नोट करें, लेकिन कॉपी में लिखना जरूरी है। तो कुछ कुछ चीजें ध्यान रखें। छोटे एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं जल में विलय होते हैं, लेकिन उच्चतर जो होते हैं अविलय होते हैं। कार्बन यौगिकों के मध्य द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल पाई जाती है, इसके कारण यह इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। और ये कैसे द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल रहेगा, मैं यहां पर एक छोटा सा इस तरह से लिखता हूं। देखिए ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये जो संरचनाएं हैं ये कैसा है, ये आंशिक निगेटिव है, ये आंशिक पॉजिटिव है, ये आंशिक निगेटिव है पॉजिटिव है, ये आंशिक निगेटिव है, ये आंशिक पॉजिटिव आंशिक निगेटिव। तो ऑक्सीजन वाला भाग निगेटिव और कार्बन वाला भाग पॉजिटिव, जिसके कारण ये एक दूसरे को आकर्षित करने लग जाता है। आप जानते हो धन वाला ऋण को आकर्षित करता है, ऋण धन को आकर्षित करता है, यानी विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है, इसलिए आकर्षण में रहता है। इसी कारण से इनका गलनांक क्वथनांक एल्केनों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि एल्केन में ध्रुवीय या द्विध्रुव नहीं होता है। द्विध्रुव मतलब धन और ऋण दो भाग का होना, ये नहीं होता है, इसीलिए वो एल्केन जो होता है, एल्केन की तुलना में एल्डिहाइड और कीटोन ज्यादा गलनांक और ज्यादा क्वथनांक रखता है, क्योंकि इनकी गुणें ये अणुएं आपस में जुड़ी होती है। अल्फा कार्बन एवं अल्फा हाइड्रोजन आगे की पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अल्फा कार्बन क्या है, तो मुझे जरूर एक बार बता दो कि अल्फा हाइड्रोजन किसे कहेंगे, अल्फा कार्बन किसे कहेंगे। कुछ याद आया? नहीं? पहले किसी क्लास में पढ़े थे मैंने जो पढ़ाया था? नहीं? चलो कोई बात नहीं, एक छोटी सी बात मैं यहां पर करूंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा कार्बन समझ गए तो अल्फा हाइड्रोजन समझना आसान है। सिंपल सा दोनों चीजों को मैं दो भाग में बताता हूं। अल्फा कार्बन ये क्या है? अल्फा कार्बन क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। यानी कार्बन क्या बोलेंगे, अल्फा क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन, क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन, अल्फा कार्बन कहलाता है। अब यहां पर देखिए, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। उदाहरण पहला CH3 CH2 OH, दूसरा CH3 CH2 CH2 OH, तीसरा CH3 CH OH CH2 CH2, चौथा एग्जांपल दे रहा हूं CH3 CH2 CH2 COOH। अब यहां पर यह पहचानिए बच्चों कि क्रियात्मक समूह इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा तत्व नजर आ जाए तो समझ जाना वो वाला भाग क्रियात्मक समूह है। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा तरह की संरचना दिखे तो क्रियात्मक समूह है। और क्रियात्मक समूह आप इस क्लास में आते आते बहुत कुछ समझ चुके हो, तो मैं कहूंगा क्रियात्मक समूह क्या है वो एक बार बात कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए क्रियात्मक समूह OH है, ये क्रियात्मक समूह, मैं थोड़ा सा इसको एक गोलाई में डाल देता हूं। ये क्रियात्मक समूह है, ये क्रियात्मक समूह है, ये क्रियात्मक समूह है, इसमें ये पूरा क्रियात्मक समूह है। क्या बोला मैंने परिभाषा में, उस पर ध्यान देना। क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन,
क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन। क्रियात्मक समूह का कार्बन नहीं कहा उसने, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन, यानी क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, क्रियात्मक समूह, ये क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन अल्फा कार्बन होगा। उसके बाद पड़ोसी वाला बीटा कार्बन होगा। अब एकदम लंबा परिभाषा लिख देता, उससे अच्छा सिर्फ अल्फा को पहचानो ना, अगला पड़ोसी बीटा, अगला पड़ोसी गामा, अल्फा बीटा गामा, यस, डेल्टा बीटा ऐसे होता है। तो हमारे पास हो गया ये अल्फा बीटा, यहां पर ये क्रियात्मक समूह है तो ये अल्फा हुआ, अल्फा का पड़ोसी ये हुआ बीटा कार्बन हुआ, बीटा का पड़ोसी ये गामा कार्बन हुआ। अब यहां पर दिख रहा है क्रियात्मक समूह ये है, तो ये कार्बन अल्फा हुआ, इसका पड़ोसी कार्बन ये है तो ये बीटा हुआ, इसका पड़ोसी ये गामा हुआ। अब बोलो सर ये क्यों हुआ, और ये क्या है, अल्फा का पड़ोसी बीटा, तो अल्फा का पड़ोसी ये भी बीटा, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। सिंपल एकदम। ये क्रियात्मक समूह है, ये अल्फा कार्बन हुआ क्योंकि क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, ये गामा हुआ। तो अल्फा बीटा गामा कार्बन आप पहचान गए, बस यही कहानी है इसकी। ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आगे अल्फा कार्बन, अल्फा बीटा कार्बन शब्द का उपयोग होने वाला है, या अल्फा हाइड्रोजन शब्द का उपयोग होने वाला है। अब यहां पर बात करते हैं, अगला शब्द हमारा हो जाता है अल्फा हाइड्रोजन। वे हाइड्रोजन परमाणु जो अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है, वे हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है। अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। पूरे वाक्यों को लिखना है तो लिखते रहो, लेकिन मेन वाक्य आपके पास आना चाहिए, मेन सेंटेंस आना चाहिए आपके पास। तो वे कार्बन जो किससे जुड़ा होता है, अल्फा हाइड्रोजन से जुड़ा, वे हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से जुड़ा है। यहां पर अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है, अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है, एक। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, अल्फा कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़ा है ना ये दोनों, तो ये दो हाइड्रोजन हुआ। क्यों, क्योंकि इसको ओपन करूंगा तो कैसे लिख सकता हूं, ऐसे, यही इसकी संरचना सूत्र, बोलो। तो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, दो, तो दो हुआ। ये दो अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन। चलो मैं यहां पर लिखता हूं बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन की संख्या पहचानना जरूरी है, की संख्या कितनी है, इसमें अल्फा कार्बन की संख्या एक है। बीटा कार्बन की संख्या कितनी है, बीटा कार्बन की संख्या एक है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। गामा कार्बन तो है नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, बताओ बच्चों जल्दी से। तो इसमें अल्फा कार्बन की, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये दोनों बस है, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या दो है। बीटा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, कितनी है, बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन में तीन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तीन है। इस तरह से अल्फा बीटा गामा कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात किया जा सकता है। सब में कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप करके देखिए। अब हम इस बात के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कि अल्फा कार्बन के बाद क्या था, अल्फा बीटा, देखो मैंने लिख दिया है अल्फा बीटा गामा, है ना, डेल्टा बेल्टा सब होता है, लेकिन उतने तक नहीं जाते लोग, अल्फा बीटा तक जाते हैं, ज्यादा तक गामा तक जाते हैं, क्योंकि इसी से रिलेट होकर के क्वेश्चन बनेंगे। एक जरूरी बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, जिसको याद रखें, ये सब तो कॉन्सेप्ट बनता है, याद रखें, अल्फा हाइड्रोजन बहुत अधिक
बहुत अधिक क्रियाशील होता है। या बहुत अधिक सक्रिय होता है शब्द का उपयोग कर सकते हो। बहुत ज्यादा प्रतिस्थापन, अल्फा हाइड्रोजन को हम आसानी से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हो। तो अत्यधिक क्रियाशील होता है, अत्यधिक सक्रिय होता है, अल्फा हाइड्रोजन का विस्थापन या प्रतिस्थापन आसानी से होता है, ऐसे शब्दों का उपयोग कर सकते हो। फिलहाल इतनी जानकारी। कुछ और एग्जाम्पल पे चलते हैं, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन की संख्या निकालते हैं, कुछ उदाहरण और देखते हैं। चलिए, मैं कुछ प्रश्न कह रहा हूं, उसको आप बताइएगा। चलो यहीं पे बताना, पर कुछ होमवर्क में भी आ जाएगा। आपको करना क्या है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात करना है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप देना। प्रश्न है, निम्नलिखित में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, आप उसे बनाते जाइएगा। पहला CH3OH, दूसरा C2H5OH, तीसरा CH3COCH3, चौथा HCHO, पांचवा CH3CHO, छठवां C6H5CHO, बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूं, सातवां C6H5OH, आठवां CH3CH2 thrice COH, नौवां C6H5CH2CHO, ऐसे ही बहुत सारी चीजें मैं आपको दे सकता हूं। CH3 twice CHCHO, 11वां CH3COOH, ऐसे बहुत सारे हो सकता है आदि। मैंने कुछ चीजों को आपके सामने रख दिया है। यहां पर यह पता लगाना है कि अल्फा हाइड्रोजन कितना है, और यह जानना इसलिए जरूरी है कि हम आगे जाके कैनिजारो अभिक्रिया पढ़ेंगे, एल्डोल संघनन पढ़ेंगे, इस जगह पर जरूरत पड़ने वाली है। HVZ रिएक्शन पढ़ेंगे, है ना, हेल-वेल्हार्ड-ज़ेलेंस्की अभिक्रिया पढ़ेंगे। इन सभी जगहों पर अल्फा शब्द का उपयोग होता है और इन जगहों पर हमें जरूरत पड़ेगी। तो आप इस जगह पर आप निकालने की कोशिश करिए। तो मैं कुछ एग्जाम्पल में बताता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, बस इन बातों पे काम करते हैं। चलिए, मैं कुछ एग्जाम्पल कह रहा हूं, अपनी तरफ से करा रहा हूं। जैसे HCHO में देखो, दो एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, दो एग्जाम्पल दे रहा हूं। पहला है CH3CHO में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो इसका संरचना सूत्र बना के देखेंगे तो पता चलेगा। इसमें हाइड्रोजन है 3, और अगली एक बात है H, और यहां पर डबल बॉन्ड O। तो यहां क्रियात्मक समूह आपको नजर आ गया, ये है क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह से जुड़ा ये कार्बन अल्फा कार्बन है। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या यहां पर दिख रही है। कितना दिख रहा है? अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, यहां पर 3 है। तो CH3CHO में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 है। दूसरा एग्जांपल देखें, HCHO में कितना है? तो HCHO में H है, फिर C है, डबल बॉन्ड O, H है। यहां पर आप देखेंगे कि क्रियात्मक समूह तो ये हुआ, परंतु आपको यहां पर अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगा 0। बोले सर क्यों?
क्रियात्मक समूह भाई अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए जरूरी है कि अल्फा कार्बन पर जुड़ा होना चाहिए, लेकिन यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, अल्फा कार्बन ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन होगा नहीं। तो ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिएगा। तीसरा एग्जांपल देता हूं आपको, तीसरा एग्जांपल इसी तरह से आप पता लगाते जाइए। तीसरा एग्जांपल है C6H5CHO की बात करता हूं। तो यहां पर देखिए भैया इसकी संरचना की बात करते हैं। कार्बन C6H5 का मतलब क्या जानते हो? ये CHO H डबल बॉन्ड O क्रियात्मक समूह है, और ये C ऐसे करके इसकी संरचना है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहां पर H H H H H। अब बताओ यहां पर क्या नजर आ रहा है? यहां पर नजर आ रहा है यह है क्रियात्मक समूह, ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 0। तो आपको बाकी सब प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, निकल जाएगा। तो मैं आपको जो अच्छा संरचना सूत्र बनाने आता है तो फिर बनेगा, और संरचना सूत्र पे प्रैक्टिस नहीं किया तो नहीं बनेगा। और संरचना सूत्र की प्रैक्टिस कब कराया गया है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी हेलो एल्केन को जब मैं चालू कर रहा था उसके शुरुआती वीडियोस में, शुरुआती क्लासेस में कराया हूं। तो संरचना सूत्र के लिए पूरी प्रैक्टिस करिएगा। उस टाइम भी मैंने अल्फा बीटा गामा पे पढ़ाया होंगे, तो जरूर देख लीजिएगा। तो ये है आपका अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन की समझ और उनको जानना। अल्फा हाइड्रोजन क्या है, कितने होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब शुरुआत करते हैं कार्बोनिल यौगिकों का रासायनिक गुण। कार्बोनिल यौगिकों में रासायनिक गुणों में सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक गुण है कैनिजारो अभिक्रिया। आप अपना पिछले 4-5 सालों के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। कैनिजारो अभिक्रिया लिखिए, या कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, या इनमें से कौन कैनिजारो अभिक्रिया कर सकता है और क्या उत्पाद बनेगा। तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, इस बारे में कुछ बातों को मैं यहां पर एक स्पष्ट तौर पे समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। पहली बात कि कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कैनिजारो अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैनिजारो अभिक्रिया में याद रखना, मैं कुछ लाइनें बोल रहा हूं, पूरा एक बार एक साथ जोड़ेंगे तो परिभाषा बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। कैनिजारो अभिक्रिया में क्या, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड। अब यहां पर विहीन शब्द का मतलब है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन, विहीन मतलब नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं है उस एल्डिहाइड में रिएक्शन होता है। तो यहां पर क्या समझ में आया, ये रिएक्शन केवल एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में नहीं होता है। अगर एल्डिहाइड कीटोन लिखा होता तो दोनों में होता है, या कार्बोनिल यौगिक लिखा है तो दोनों में होता है, लेकिन जब लिखा है एल्डिहाइड तो ओनली एल्डिहाइड में ही ये होगा। दूसरा, सांद्र क्षार, और कैसे, अच्छा एल्डिहाइड में होगा और किस में होगा, अल्फा हाइड्रोजन विहीन, यानी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ऐसे एल्डिहाइड में होगा। और हमने यहां पर देखा, यहां पर ये एल्डिहाइड है CHO वाला, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो इसमें कैनिजारो अभिक्रिया नहीं होगा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देख लो 0 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इन दोनों में ये रिएक्शन होगा, HCHO में और C6H5CHO में, दोनों में ये रिएक्शन होगा कैनिजारो अभिक्रिया। तो अब आपने ये समझा अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं है उसमें होगा। ऐसे छोटी छोटी बातें पकड़ना, ये नहीं कि लिख लिया हो गया काम। रिएक्शन बहुत बच्चे लिख देते हैं एक लाइन में, हो जाता है, ऐसा नहीं होता। अब ये लाइन समझ में आ गया, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड में यह अभिक्रिया होती है। दूसरा है, यह अभिक्रिया होता है प्रबल क्षारों में होता है। प्रबल क्षार क्या होता है, NaOH KOH, इस तरह के प्रबल क्षारों में यह अभिक्रिया होता है। या तो NaOH में कराओगे या KOH से कराओगे, ये रिएक्शन ऐसे क्षारों से होता है। अब होगा क्या, एल्डिहाइड के एक अणु का अपचयन होगा और उससे अल्कोहल बनेगा। फिर दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनेगा। दूसरे अणु के ऑक्सीकरण होगा, तो यहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है साथ साथ। अब रिएक्शन को रट्टा मारने वाले लोग ऐसे रट्टा मार लेते हैं, यार मैं दिखा देता हूं आपको। फिलहाल क्या क्या समझ में आया, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की क्रिया
प्रबल क्षारों से कराने पर एक अणु के अपचयन से अल्कोहल बनता है तथा दूसरे अणु के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनता है। अब इसको बोलने की कोशिश करिए, देख के आपको याद हो जाएगा। लिखना जरूरी है, बिना देखे भी लिख सकते हो, लिख के देखो। क्या बोला मैंने? अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की क्रिया प्रबल क्षारों से कराने पर एक अणु के अपचयन से अल्कोहल बनता है, एक अणु के अपचयन से अल्कोहल बनता है, जबकि दूसरे अणु के अपचयन से कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण प्राप्त होता है। ऐसे याद किया जाता है। एक प्रकार का रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब इसको एक साथ जोड़ के लिख देना, मैंने अलग अलग टुकड़ों में लिखा है क्योंकि उन बातों को अलग अलग उन शब्दों को समझाना था। तब क्या होता है जरा देखिए, लोग ऐसे भी कर लेते हैं भैया, रिएक्शन ऐसे लिख देते हैं, तुरंत तुरंत कोई रट्टा नहीं मारने पड़ते हैं। 2HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी क्रिया NaOH से कराते हैं तो बनता है CH3OH और बनता है HCOONA। रिएक्शन लिख देते हैं, नंबर मिल जाता है रट्टा मार के। पर इस रिएक्शन कैसे हुआ वो सिखाने वाला हूं थोड़ी देर में। दूसरा C6H5CHO, ये भी है, ये क्या बेंजल्डिहाइड है। दो अणु में भाग लेती हैं, NaOH से रिएक्शन होता है, NaOH की जगह KOH ले सकते हो और बनता है C6H5CH2OH प्लस C6H5COONA। हो गया, लिख लेते हैं। अब ये याद कर लो, हो गया काम खत्म। कहानी लोगों को समझ में आ जाती, भैया ऐसा हुआ, इसके एक अणु, इनसे दो अणु में भाग लेते हैं, रिएक्शन में भाग लेता है, तो एक से अल्कोहल बना और एक ये बना। दूसरा बोला गया भाई इसकी रिएक्शन हुआ इनसे, तो ये अल्कोहल बना और ये बन गया बेंजल सोडियम बेंजोएट। तो ये बोलना बड़ा आसान होता है। पर मैंने आपको ये बता दिया। लेकिन इस अभिक्रिया को अगर गहराई से सीखना और समझना चाहते हो, कई अलग अलग तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, तो जो बताऊंगा उस पर पूरा ध्यान देना। इतने में काम चल जाता है, बच्चे मार्क्स ले आते हैं, पर सीखा नहीं जा सकता। सीखिए कैसे अपचयन हुआ, कैसे ऑक्सीकरण हुआ। चल मैं सिखाता हूं आपको। जो परिभाषा है मैंने यहां पर लिखा वही है और कुछ नहीं है। अगर आप नहीं लिखते तो मैं हाथ से लिखता तो फिर वही बात है। क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की क्रिया सांद्र क्षार से कराने पर एल्डिहाइड के एक अणु के अपचयन से अल्कोहल बनता है और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनता है। बस इतनी कहानी है। चल ये रिएक्शन कैसे हुआ मैं आपको यहां पर समझाता हूं। ये है फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी क्रिया NaOH से कराओगे। पहले मेरी बात को ध्यान से समझना। एक अणु एल्डिहाइड का हो गया फॉर्मेल्डिहाइड का, तो अपचयन और ऑक्सीकरण के मतलब समझे। हाइड्रोजन दान करना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसने दान कर दिया, हाइड्रोजन निकाल दिया, इसने भी एक हाइड्रोजन निकाल दिया। अब जो बचा है उसको ध्यान से देखिए, H बचा है, C बचा है और डबल बॉन्ड O ऐसा बचा है, यानी H डबल बॉन्ड CO बचा है। दूसरे साइड देखो O बचा है, इनके साथ जुड़ गया ONA, ये बन गया। अब इन दोनों ने जो H दान किया था, H दान करना ऑक्सीकरण है, इस तरह से यहां पर ऑक्सीकरण हुआ। अब दूसरा अणु ले लीजिए, H C डबल बॉन्ड O H, यहां का एक बॉन्ड तोड़ दूं, यहां का एक बॉन्ड तोड़ दूं तो क्या हो जाएगा जरा सोचो। यहां पे प्लस HCO H है और यहां का एक बॉन्ड लगा हुआ है, इस बॉन्ड को मैं तोड़ देता हूं, चाहे ऐसे लिखो जैसे भी, ये बॉन्ड को तोड़ देता हूं तो बताओ क्या होने वाला है। इस बॉन्ड को तोड़ता हूं, डबल बॉन्ड तो टूटता ही है, आपको आराम से पता ही बात।
ये टूट गया। अब क्या हो गया, दोनों में वैलेंसी आ गई। तो एक हाइड्रोजन इस जगह पे आ गया, अब चयन हो गया, ये एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड, एक यहाँ पर एक यहाँ पे। तो बॉन्ड टूट करके तो हाइड्रोजन यहाँ आ गया और ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया। अब दोनों को समझो, ये क्या चीज है, ये है दो ठो HCHO, और ये क्या चीज है, ये NaOH है। और इधर क्या हुआ, ये है HCOO Na, और ये क्या चीज, H, ये CH3 हो गया, OH, CH3 OH, अल्कोहल बन गया। तो बेटा रिएक्शन कैसे हुआ ये एक बार समझ गए ना, क्रियात्मक समूह का H निकलता है, देखिए, और ये, और इसी जगह पे ये हाइड्रोजन आ जाता है दूसरे। तो एक जगह पे हाइड्रोजन निकाला यानी कि इसका हुआ ऑक्सीकरण, और इस जगह पर हाइड्रोजन जुड़ा मतलब हुआ इसका अपचयन। अब इस चीज पे प्रैक्टिस करो। अगर आपने कभी रिएक्शन पढ़ा नहीं, रिएक्शन सीखा नहीं, रिएक्शन नहीं जानते हो, तो फिर एक बार में बात समझ में नहीं आने वाली। इसके लिए खूब मेहनत चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने टाइप कर दिया, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो काम नहीं चलने वाला। अब इस पे प्रैक्टिस करो आप, और नहीं करते हो तो भाई कौन सिखा पाएगा आपको रिएक्शन। मजाक से थोड़ी होता है कोई काम, पहले बोला था मैंने। तो करिए, ये है रिएक्शन। ऐसे और भी रिएक्शन कर सकते हैं आप लोग, कई कई। तो एक तो हो गया, और भी करते रहिएगा, और भी ऐसे बनाते रहिएगा। मैं ज्यादा रिएक्शन बताते रहूंगा तो फिर हो सकता है कि क्लास इतना निकल जाए कि हम पढ़ ना पाए। तो ये भी ध्यान रखना जरूरी होता है टाइमिंग का। चलिए नोट करिए क्या हुआ। चलो, तो ये जो रिएक्शन हमने लिख के दिखाया था यहां पे, ये वाला रिएक्शन, उसको वहां पर मैंने एक्सप्लेन करा है। ये वाला जो दिखाया था उसी को मैंने वहां पर एक्सप्लेन करा है आपको समझाने के लिए। बस और भी समझा सकते हैं बेटा, और भी रिएक्शन करा सकते हैं, कोई कमी नहीं होती है। लेकिन याद रखें, अगर आपको बहुत डीप में पढ़ना है तो हमारे कोर्स के साथ आप बिल्कुल आइए, और उनपे आपको एक एक चीजें सीखने को मिलता है। हेलो एल्केन में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग सिखाई जाती है। फिर उसके बाद जो रिएक्शंस आपने यहां पर सीखा है ना, अगले चैप्टर में आते आते हर चीज एक एक करके और भी गहराई में आपको सीखने का मौका मिलता है। यानी जो सीखा गया है उसको बहुत बेहतरीन तरह से आप कर सकते हैं। बस लाइन से पढ़ना है, एक्यूरेट पढ़ना है। मैंने कोर्स के बारे में इसलिए कहा है कि बहुत सारे बच्चे जो है ढूंढते रहते हैं कि कोर्स, ये लेक्चर कहाँ होगा, वो लेक्चर कहाँ होगा, लेकिन ऐप में वैसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। सब कुछ लाइन से लिखा आता है, और वो चीज आप लाइन से कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें बहुत गहराई में पढ़ाई जाती है। और यहाँ भी अगर वैसे करें तो कभी कभी क्या होता है, इसमें और भी एग्जाम्पल कराने का है, और इतने एग्जाम्पल कराने लग जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एक ही रिएक्शन को पकड़ पकड़ के आप सिखा करा रहे हो, आगे पढ़ाई नहीं बढ़ रही है। तो कुछ कमियां रहती हैं, लेकिन हाँ, हम कोशिश करते हैं कि आपको सब कुछ पढ़ाएं, अच्छे से पढ़ाएं। कुछ ट्रिक है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो मैंने यहाँ पर वो कैनिज़ारो अभिक्रिया की उस रिएक्शन का ट्रिक बताया आपको, किस तरह से रिएक्शन को कंप्लीट करना है। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, और उसी को हमने यहां पर लिख दिया। अब चलते हैं, मैं एक रिएक्शन बता रहा हूं, एल्डोल संघनन, वेरी इंपॉर्टेंट। एल्डोल संघनन बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होगा जरा समझेंगे। एल्डोल संघनन में इस बारे में जरूर ध्यान रखना कि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन होगा तब रिएक्शन होगा। क्या बोला मैंने, अल्फा हाइड्रोजन होने पर रिएक्शन होगा। तो क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक। क्या बोलूंगा, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर हो सके तो नोट करना। अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड में भी हो सकता है, कीटोन में भी हो सकता है। किसमें, अल्फा हाइड्रोजन युक्त, यानी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोनिल यौगिकों में की क्रिया तनु क्षार से कराते हैं। वहां पर कैसे क्षार था, प्रबल क्षार था, यहां पर दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार से कराने पर एल्डिहाइड की दो अणुएं आपस में जुड़ते हैं, या कीटोन की दो अणुएं आपस में जुड़ती हैं। इस जुड़ने की क्रिया को कहते हैं संगनन। संगनन करने पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण होता है। मैं यहां पर लिख के आपको दिखाता हूं, देखिए। अल्फा हाइड्रोजन युक्त, याद करो, अल्फा हाइड्रोजन युक्त, वहां पे युक्त नहीं था, वहां पर था
विहीन केनिजारों में। वहां पर रेडॉक्स क्रिया थी, ऑक्सीकरण और अपचयन था। यहां पर है संघनन। संघनन मतलब दो अणुओं का जुड़ जाना, मिल जाना। अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक तनु क्षार की उपस्थिति में, यहां पर उस क्षार की उपस्थिति, जबकि वहां पर वो क्षार से क्रिया कर रहा था, प्रबल क्षार से क्रिया हो रहा था, वहां यहां पर दुर्बल क्षार से। यहां पर कार्बोनिल यौगिक लिखा है। कार्बोनिल यौगिक का मतलब होता है एल्डिहाइड और कीटोन। इसको क्या कह सकते हैं? ये एल्डिहाइड तथा कीटोन। यहां पर एल्डिहाइड कीटोन दोनों हैं, वहां पर ओनली था एल्डिहाइड, याद रखना। अब इनकी क्रिया से क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक बनता है, जिसको हम एल्डोल कहते हैं, यानी एल्डोल बनता है। इस क्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। संघनन मतलब जुड़ना। अभी रिएक्शन समझने की कोशिश करना, दो एसिटिल्डिहाइड अणु कैसे जुड़ेगा। चलो देखना, ध्यान से देखना, मैं रिएक्शन लिखा रहा हूं। एसिटिल्डिहाइड में, एसिटिल्डिहाइड किसको बोलते हैं बेटा? CH3CHO को। अब देख लो, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है। हमने इसलिए बोला ना अल्फा हाइड्रोजन आएगा, इसलिए अल्फा पढ़ा दिया हमने आपको पहले ही। चाहते तो हम इस सबको डायरेक्ट पढ़ा सकते थे आपको। तब क्या होगा? चलिए, एक अणु होगा आपका, ये लिख दे रहते हैं ऐसे ही, जैसे संरचना सूत्र बना लेते हैं। चलिए, ये बन गया एक अणु। दूसरा अणु सेम, दो, ये लीजिए, बना दिए। हमने ऐसे लिख रहा है, संरचना के अनुसार लिखा। अब देखो, ये एसिटिल्डिहाइड एक और ये दूसरा, क्षार की उपस्थिति में, क्षार में है बेरियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार है, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है। क्या होगा? आपको बताया ना मैंने, एक अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन 3 है। कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन, इसका एक बॉन्ड तोड़ दीजिए, इस अणु को इसमें जोड़ना है, तो क्या करेगा? ये अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन में आना चाहेगा। चलो उस तरफ लिखते हैं उस चीज को। चलो, ये CH3 हो गया। लिखो बेटा, ऐसे खोल खोल के लिखो अच्छे से। C डबल बॉन्ड O और H। अगर किसी को जोड़ना होगा तो क्या करना पड़ेगा? इस बॉन्ड को तोड़ना होगा, बॉन्ड टूटेगा तो एक संयोजकता यहां पे आ गया, एक संयोजकता यहीं पे खुल गया, देखो। तब इसका हाइड्रोजन कहां आया? देखो कहां आया हाइड्रोजन? ये हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन में, तो यहां पे चला गया, देखो बन गया OH। जो बच गया है वो क्या बचा है? CH2 CHO बचा है, इस जगह पे लिख दो। अब जैसे कि तैसे ऐसे पकड़ो और ऐसे चिपका दो, तो ये हो गया CH2 और ये है C डबल बॉन्ड OH। अब इस तरह से कह सकते हो क्या बना? ये एल्डिहाइड है, एसिटिल्डिहाइड है, एसिटिल्डिहाइड दो अणु में जुड़ी और एक जोड़ करके एक अणु का निर्माण कर दिया। अब यहां पर देखो, क्रियात्मक समूह ये है, तो अल्फा कार्बन, और देखो अल्फा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है। बीटा कार्बन पर OH है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना। ये क्या बना? बीटा हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी किसको बोलते हैं? OH को। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इस कंपाउंड को कहते हैं हम लोग एल्डोल कहते हैं। इसी कारण से इस क्रिया को एल्डोल संघनन कहा जाता है। ये एसीटोन में भी देखने को मिलेगा आपको। अब वो आप करके लाइएगा, कैसे होगा जरा देखिएगा। तो आप चाहे तो इसको खुला ऐसे कंप्रेस करके लिख सकते हो। कंप्रेस करके कैसे लिखोगे, इसके बारे में बात करता हूं। चलिए, कंप्रेस करके कैसे बात कर लिखेंगे, इसके बारे में बात करता हूं मैं। इसमें देखिए, तो ये हुआ। अब इसी को अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यार तुम्हारी मर्जी। CH3 CHO, दो बार लिखना है तो दो बार लिखो, एक बार में लिखना है तो 2 करके लिख दो।
ये OH ट्वाइस, इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH OH CH, और ये हो गया OH और इसके साथ ये, तो CH2 CHO, ऐसा लिख सकते हो। बेटा देखो, लिखने के तरीकों पे आपको कोई बहस नहीं होनी चाहिए। जितना समझोगे उतना कई तरह से उसको लिख सकोगे, आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपसे गलतियां नहीं होंगी। एक काम मैं आपको देता हूं, ये किस में संघनन हुआ? एल्डिहाइड में संघनन, एसिटाल्डिहाइड में संघनन। दूसरा आपको उदाहरण में देता हूं, इसमें संघनन करके दिखाना, ये होमवर्क है आपका। एसीटोन में संघनन, ये करके आप दिखाना मुझे, भेजिए मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे, जो आप बनाते हो, जो प्रैक्टिस करते हो, उसको आप एक फोटो लेकर के क्लिक करके मुझे भेजिए। क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है? एल्डोल संघनन ही है बिल्कुल, लेकिन इसमें दो अलग अणु में भाग लेंगे। क्या होगा? एल्डिहाइड या कीटोन के असमान अणुओं का संघनन संघनन या एल्डोल संघनन, मैं उसको एल्डोल संघनन भी बोल सकता हूं, संघनन क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाता है। एक उदाहरण दे लेते हैं, चलिए। CH3 CHO CH3 COCH3, यहां पर आप दोनों, एक कीटोन है एक एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन इसमें चला जाएगा, बन जाएगा, देखो क्या होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। तो ये CH3 है, CH है, और ये डबल बॉन्ड O था, इसमें तो दिख ही रहा है। तो एक बॉन्ड टूटा तो क्या बना बताओ? बॉन्ड टूटना ही तो है, ये O, इक्विवेलेंसी इक्विवेलेंसी। तब यहां का ये एसीटोन का एक H चला गया O में, तो O में जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? देखो मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं, ये लीजिए, इसमें चला गया, बचा क्या? CH2 CH2COCH3। इस तरह से कंपाउंड या रिएक्शन होती है। तो जैसा आप मेहनत करोगे ना, वैसे आप देख पाओगे, समझ पाओगे किसी चीज को। बेंजोइन संघनन, ये सब आपको, ये दोनों पे प्रैक्टिस अच्छा कर लेना, फिर मैं आपको बताऊंगा। बस इतना ही कहूंगा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, तो यार पढ़ाई को बहुत अच्छा बनाओ, पैसा मत बचाओ, समय मत बचाओ, मेहनत करो, पूरा समय का उपयोग करो, और पैसे बेटा आ जाते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी बात याद रखना, जितनी मेहनत करोगे, जितना इन्वेस्टमेंट करोगे, चाहे समय में हो चाहे पैसे में, आपको उतना फायदा ही मिलेगा। बस इतना ही कहूंगा। ऐप में अभी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, आप हमारे नंबर पर कॉल करें जो नीचे दिया गया है, और इस नंबर पर कॉल करके हमसे कांटेक्ट करें। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, मेरे क्लास के साथ क्लास 11th में जुड़ना चाहते हैं, या क्लास 12th में भी जुड़ना चाहते हैं, या शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम हो रहा है उनके लिए केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं, तो किसी भी तरह की तैयारी करना चाहें, आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे जो आपको नंबर दिया है, यह नंबर आपको मिलेगा लगभग सुबह 10:30 बजे से 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक मिलेगा। तो इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। जिस नंबर पर भी आप कॉल करेंगे, दो नंबर हमारे पास है, 9827497052 और 9644562030, दोनों में नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और जिस नंबर पे कॉल करें आपको वो काम, आपका काम बन जाएगा। या फिर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या हमारा विक्रम हैप केमिस्ट्री ऐप है, उसमें जाकर के हमारी क्लास ले सकते हैं। विक्रम हैप केमिस्ट्री ऐप है, इस ऐप पर हमारी क्लासेस अवेलेबल है, वहां जाकर के हमारी क्लास ले सकते हैं। ज्यादा महंगा नहीं बेटा, पैसा मत बचाइए, इतना महंगा नहीं है, क्योंकि आज के महंगाई के हिसाब से ये फीस जो है बहुत कम है। आपको 700 रुपए में ही पूरी क्लास मिल जाएंगी 11th की, और 12th वाले बच्चों के लिए 12th के लिए, या जो भी है, जैसा भी है, आप बात करके कर सकते हैं।
तो क्लास में ज्वाइन करें। इससे क्या होगा, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, लाइव क्लास मिल जाएंगे, सारे रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा जिसमें एक एक चीजों को सिखाया गया है। और क्या चाहिए, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, एग्जाम की तैयारी मिल जाएगी, वन शॉट रिवीजन मिल जाएंगे, सब कुछ अवेलेबल है। इसलिए कह रहा हूं ये क्लास आपके लिए वरदान होगा अगर इसमें आते हैं तो। बच्चों, आज की क्लास बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।